दूर भागने की वजह से वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाते। इनके होठों पर आपको अधिकांशतः ये लाइनें मिलेगी, मुझसे यह नहीं होगा, मैं यह नहीं कर पाऊंगा। ये लाइनें धीरे धीरे इनकी आदत बन जाती है और व्यक्ति जाने अनजाने दिन में बहुत बार ये लाइनें उपयोग में लाने लगता है। धीरे धीरे इन लाइनों को उपयोग में लाने से यह संदेश और चेतन मस्तिष्क तक चले जाता है और उस व्यक्ति की कार्य क्षमता कम होने लगती है। वह व्यक्ति जब कार्य करता है तो असफल होने लग जाता है और यह असफलता जाने अनजाने पुनः उस विश्वास को दृढ़ करती है कि मुझसे यह नहीं हो। मित्रों, यह एक आत्मघाती वाक्य है और यह धीरे धीरे आपकी छवि को आपके स्वयं के सामने, परिवार के सामने और समाज के सामने नकारात्मक बना देगा। आप स्वयं को अंदर से कमजोर महसूस करने लगेंगे और आपका पतन 100% निश्चित हो जाएगा। इसलिए आज से इस कमजोर लाइन को तलाक दे दीजिए और एक नया वाक्य उपयोग में लाइए, यदि इस दुनिया में कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। बहुत सारे लोगों के मुंह से मैं यह लाइन भी सुनता हूं, आज मूड नहीं है, अभी मूड नहीं है। हमारे बड़े बूढ़ों ने अपने जमाने में यह लाइन कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन आज की जनरेशन में आप नर्सरी के बच्चों के मुंह से भी सुन लेंगे। मुझे समझ में नहीं आता ये मूड क्या बला है और ये शब्द हमारी भाषा में आखिर घुसा कैसे है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप सड़क पर जा रहे हैं और कोई कुत्ता आपको काटने दौड़े तो क्या आप कुत्ते से यह कहने का साहस कर सकते हैं, आज मेरा भागने का मूड नहीं है इसलिए मुझे काट लो? आपको तैरना नहीं आता, आप पानी में डूब रहे हैं, तो क्या आप यह कहने का साहस कर सकते हैं कि आज बचाओ बचाओ चिल्लाने का मूड नहीं है इसलिए मैं डूबना चाहता हूं? आपको भयंकर प्यास लगी हो और सामने पानी आए तो क्या आप कहेंगे कि छोड़ो आज पानी पीने का मूड नहीं है? जब ऐसी जगहों पर मूड याद नहीं आता तो अपना भविष्य संवारने के लिए किए जाने वाले जरूरी कामों में ये मूड शब्द कहां से आता है, मुझे समझ में नहीं आता। मित्रों, जो काम जरूरी है वह जरूरी है, उसके लिए मूड कैसा? काम शुरू कर दो, मूड अपने आप बन जाए। आज से लगभग 2-3 साल पहले मैं भी पुस्तक लिखने के लिए मूड की तलाश करता था। इसी वजह से हर बुक में बहुत ज्यादा वक्त लगता था। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ मेरा ड्रामा है, नखरा है। धीरे धीरे मैंने जब भी पुस्तक लिखने की सोची तुरंत कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया। यदि मन के किसी कोने में ऐसा भी लगा कि आज मूड नहीं है या छोड़ो कल लिख लूंगा, तो उस वाक्य को तुरंत मैंने दिमाग से झटक दिया। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ गई कि अब जब भी मैं पेन लेकर बैठता हूं तो अपने आप विचार मेरे दिमाग में आने लग जाते हैं। अब मुझे ना तो मूड की कोई दरकार बची है, ना ही ऐसा कोई ड्रामा करने की इच्छा बची। कुछ लोगों के मुंह से, या कह लो कि बहुत सारे लोगों के मुंह से हम यह लाइनें भी सुनते हैं, हमारा तो भाग्य खराब है, हमारा लक ठीक नहीं है। अरे भाग्य नाम की कोई चीज इस दुनिया में है या नहीं? इस सदियों पुराने विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, पूरी ताकत, पूरी बुद्धि से सही दिशा में काम कर रहे हैं और फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही। अधिकांश लोग जो असफल हैं वो ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बहानेबाजी बना रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पूरी लगन से अपना काम नहीं कर रहे हैं, या फिर जिनकी दिशा गलत है। मित्रों, यदि आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको ऊंचाई उतनी ना मिले, लेकिन एक बात तय है कि आप असफल तो बिल्कुल नहीं होंगे। भाग्यवादी लोगों से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भाग्य चाहे अच्छा हो या बुरा, मेहनत तो दोनों स्थिति में करनी पड़ेगी। क्योंकि यदि भाग्य अच्छा है और आपने मेहनत चालू रखी तो आपको डबल सफलता मिलेगी, और भाग्य यदि खराब है और आपने मेहनत चालू रखी तो आपकी असफलता का प्रतिशत कम हो जाए। किसी भी सूरत में मेहनत का महत्व कम नहीं होता। डटना तो हर हाल में होगा, जुटना तो हर हाल में होगा। इसलिए मैं आपसे सीधी सीधी और खरी खरी बात कहता हूं कि बैठकर रोने की बजाय, किस्मत चमकने का इंतजार करने की बजाय, ज्योतिषियों का चक्कर लगाने की बजाय, हवन पूजा पाठ और कर्मकांड कराने की बजाय, उंगलियों में अलग अलग रंगों के पत्थर पहनने की बजाय उठिए, बाहर निकलिए, पसीना बहाइए, पूरी ताकत और समर्पण से अपने कार्य में जुट जाइए, भाग्य को अपना काम करने दीजिए और आप
अपना काम कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे अपने आप भाग्य और परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लग जाएगी। यदि आप बार बार अपनी भाषा में यह भाग्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो ज्यादा संभावना इस बात की है कि आप बहानेबाजी कर रहे हैं और अपने भविष्य को धोखा दे रहे हैं। ढेर सारे लोगों के मुंह से यह लाइन भी सुनने में आती है, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। कुछ लोगों को जब भी जिम्मेदारी का काम बतलाया जाता है वो तुरंत कहते हैं तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज व्यस्त हूं। खास बात यह है दोस्तों कि ऐसे लोगों का कल कभी नहीं आता। ऐसे लोगों को काम सौंपने के पहले ही हमारे मन में शंका पैदा हो जाती है कि यह काम होगा कि नहीं। ऐसा नहीं है कि ये काम करने में असमर्थ होते हैं या अयोग्य होते हैं, लेकिन उनमें एक अजीब सा ढीलापन होता है। ऐसे लोग बिस्तर पर लेटकर टीवी देखते हुए, मोबाइल पर बात करते हुए या गेम खेलते हुए सारा दिन निकाल देंगे, लेकिन जब आप उनसे कार्य की प्रगति के बारे में पूछेंगे तो वे कहेंगे कि आज नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्यों नहीं कर पाए, इसके बारे में कोई ठोस जवाब नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर आपको कोई पश्चाताप का भाव ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बहाने भी बहुत स्मार्टली बनाते हैं। हैरानी और अचरज की बात तो यह है कि ऐसे बिजी विदाउट वर्क लोगों की वजह से दुनिया भरी पड़ी है, और ये सारे योग्य लोग अपनी इन्हीं आदतों की वजह से, इसी भाषा की वजह से अयोग्य होते चले जा रहे हैं। कुछ लोग तो सिर्फ काम याद ना रख पाने के कारण रात दिन दूसरों की डांट सुनते हैं। यदि आपकी भी ऐसी आदतें हैं तो संभल जाइए। आज ही बैठिए, शांति से अपनी बोली और सोच पर गौर कीजिए। क्या आप भी इन 5 वाक्यों में से किसी का काफी प्रयोग करते हैं? क्या इनमें से भी कुछ आदतों ने आपको जकड़ रखा है? यदि जकड़ रखा है तो तुरंत आज और अभी इन वाक्यों को छोड़ने का निर्णय लीजिए। इन आदतों को छोड़ने का निर्णय लीजिए और फिर से मत टालना कि अगले हफ्ते से छोड़ दूंगा या 1 महीने में छोड़ दूंगा, क्योंकि मित्रों, किसी भी शुभ कार्य के लिए कोई मुहूर्त खराब नहीं होता, और हर वो दिन शुभ होता है जब इंसान कुछ अच्छा करने की ठान ले और अच्छा करने के लिए निकल पड़े। जब मैं सीडी को रिकॉर्ड कर रहा था, उस वक्त मेरी टीम के एक एसोसिएट मेरे साथ बैठे थे। उन्होंने मुझसे एक लाइन कही कि सर, जिस तरह से कंप्यूटर में एंटी वायरस सीडी होता है, उसी तरीके से आप इसको एंटी बहाना सीडी का नाम दे दो, क्योंकि आपने इस पूरी सीडी में बहाना बनाने वालों पर जमकर प्रहार किया। मैं ये बात दिल से कहता हूं कि व्यक्तित्व की यदि कोई सबसे बड़ी बीमारी है तो वो बहानाइटिस है, एक्सक्यूजाइटिस है, और इसी बीमारी के कारण बहुत से काबिल लोग अपनी योग्यताओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। मेरे अनुसार जब भी कोई इंसान बहाना बनाता है तो उसे खुद पे शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी और को नहीं वरन खुद को धोखा दे रहा है। अक्सर लोग बहानों से विफलताओं को ढक कर रखते हैं, मजबूत तर्क बनाकर पेश करते हैं, जिससे साबित हो सके कि दूसरों के मुकाबले उनके सामने ज्यादा मुश्किलें थी। यदि वाकई में आप सपनों को पाना चाहते हैं, मंजिलों को छूना चाहते हैं, अपनी सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो आपको ये बहाने छोड़ने होंगे। क्या आपको भी लगता है कि आपकी दुनिया दूसरे लोगों की दुनिया से ज्यादा कठिन है? तो मैं अगले 10-15 लोगों के उदाहरण आपके सामने देना जा रहा हूं, जिनके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि आपके सारे बहाने खोखले हैं और उनमें कोई दम नहीं है। आपका शुद्धिकरण करने के लिए सबसे पहले आपके बहानों का अंतिम संस्कार करना जरूरी है, जो कि मैं करने जा रहा हूं। मैं ऐसे ऐसे नाम आपके सामने बताऊंगा जिनके सामने आपसे ज्यादा तकलीफें थी, जिनका जीवन आपसे ज्यादा कठिन था और जिनके सामने आपसे ज्यादा मुश्किलें थी, फिर भी उन्होंने सिर्फ एक अच्छा काम किया। कोई बहाना बनाने की बजाय डटे रहे, जुटे रहे, लड़ते रहे, पूरी ताकत से, पूरी योग्यता से, बिना कोई बहाना बनाए, और इसीलिए वो आज शिखर पे, और इसीलिए वो इतने महत्वपूर्ण है कि इस वक्त मैं यहाँ इस सीडी में उनके नाम की चर्चा कर रहा हूं। कुछ लोग एक बहाना बनाते हैं कि हमें उचित शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिला। मित्रों, उचित शिक्षा लेने का अवसर फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड को भी नहीं मिला था, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन धीरू भाई अंबानी को भी नहीं मिला था। फिर भी इन लोगों ने अथाह और अपार सफलता अर्जित की।
कुछ लोग कहते हैं बचपन में मेरे पिता का देहांत हो गया था, उसके बाद मैं लगातार घर संभालने की जिम्मेदारी में डट गया। मित्रों, प्रख्यात संगीतकार ए.आर. रहमान के पिता का भी देहांत बचपन में हो गया था। मेरे स्वयं के पिता का देहांत भी बचपन में हो गया था। लेकिन हम में से कोई भी इन बहानों का सहारा नहीं लेता। कुछ लोग यह भी बहाना बनाते हैं कि मैं अत्यंत गरीब घर में पैदा हुआ